वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस सीरीज में हम लोग जीएस के बारे में बात करेंगे। तो जीके जीएस के बारे में, तो इसमें आज हम लोग कुछ जो है ज्योग्राफी का कुछ प्रश्न हम लोग भूमंडल के बारे में बात कर लेते हैं, पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हम लोगों को सबसे बेस्ट होने वाला है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अर्थ के बारे में आज लगभग जितना सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना चाहिए वो हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले है प्रश्न की विषुवतीय व्यास कितना होता है। ठीक है, हम लोगों का जो अर्थ है, अर्थ का जो विषुवतीय व्यास है, इक्वेटोरियल डायमीटर है, तो उसको हम लोग जानते हैं कि इक्वेटोरियल डायमीटर कितना होता है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल डायमीटर जो होता है वो हम लोगों का 12,756 किलोमीटर होता है। 12,756 किलोमीटर, यानी विषुवतीय व्यास का मतलब जो मिडिल पॉइंट पर जो हम लोगों का व्यास होता है पृथ्वी का, तो वो होता है हम लोगों का 12,756 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा जो है हम लोगों का पोलर डायमीटर। पोलर डायमीटर का मतलब हो गया कि हम लोगों का जो ध्रुवीय व्यास होता है, तो हम लोगों का जो पोलर व्यास होता है वो होता है 12,713 किलोमीटर। कितना होता है? 12,713 किलोमीटर। तो ये दोनों को याद रखना है, 12,756 किलोमीटर और 12,713 किलोमीटर। नेक्स्ट जो पृथ्वी पर जल का प्रतिशत है वो, यानी कि परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ। पृथ्वी पर जो जल का प्रतिशत है वो 71% है। कितना है? 71%। 71% जल होता है पृथ्वी पर। कितना? 71%। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं और आगे। पृथ्वी का जो घनत्व है, औसत घनत्व, वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व, जो एवरेज डेंसिटी है, वो 5.5 ग्राम प्रति सीएम क्यूब। घनत्व का जो इकाई होता है वो क्यूब में ही होता है, तो सीएम क्यूब, ग्राम प्रति सीएम क्यूब। तो ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। नेक्स्ट, पृथ्वी गति जो करती है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। पृथ्वी की जो गति होती है वो किस दिशा की ओर होता है? प्रश्न आ सकता है, पृथ्वी की गति किस दिशा की ओर होता है? तो याद रखना है पश्चिम से पूरब। ठीक है, पृथ्वी की जो गति होती है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो हम लोगों का पृथ्वी का जो घुमाव होता है वो किधर से किधर होता है? तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, ये वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है, ये होता है पश्चिम से पूरब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो पश्चिम से पूरब होती है, तो पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाती है? पृथ्वी का अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। तो ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो रहा है कि दिन रात क्यों होता है?
पृथ्वी के घूर्णन के कारण। घूर्णन किसको कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष पर, पृथ्वी के अक्ष पर घूमना, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना ये कहलाता है घूर्णन, ठीक है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। उसके बाद पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हम लोगों का ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु का परिवर्तन होता है। तो ये हम लोग का जो मौसम चेंज होता है ना, सीजन, तो चेंज सीजन जो होता है ये परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है, ठीक है। एकदम ध्यान रखना है इसको। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी में जितना भी सारी चीजें बात आती है उनको सारा को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है, यानी इसका जो झुकाव है, ठीक है, इसका जो हम लोगों का स्लोप है, ढाल है, जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, ठीक है। इसको हम लोग 23.5 डिग्री कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी कि अपने पोल पर कितना झुकाव है, कितना स्लोप बनाती है, कितना ढाल के साथ वो घूमती है? 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? पृथ्वी के भूपटल पर, ठीक है, पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व तो ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। तो पृथ्वी के भूपटल पर यानी कि ऊपरी सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन है। क्या है वो? ऑक्सीजन है। और ये कितना प्रतिशत है? तो 46.80%। ये भी याद रखना है, 46.80%, लगभग 47% ऑक्सीजन पृथ्वी के ऊपर तो ये था पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और कितना प्रतिशत? तो 46.80%, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, पृथ्वी गोल होता है, ये किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था, ठीक है। पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड, किसने कहा था? पाइथागोरस ने। आप लोग क्लास 10 में पाइथागोरस का एक प्रमेय भी पढ़ते होंगे, तो वो प्रमेय कहता है h² बराबर p² प्लस b²। लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस ने ये भी कहा है कि पृथ्वी गोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? ठीक है, वो कहलाता है जो सेल होता है, जो सेल पदार्थ, उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। तो प्रश्न रहेगा कि पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे सेल पदार्थ मैग्मा कहलाती है, मैग्मा कहलाती है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बात कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी जो है वो कब होता है? ठीक है, क्या कह रहा है? पृथ्वी और
सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी। तो पृथ्वी मान लो यहाँ है, सूर्य यहाँ है, तो इसके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है, अधिकतम दूरी पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, ठीक है, कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। तो अधिकतम दूरी है तो निम्नतम दूरी भी होगी, ठीक है। तो निम्नतम दूरी, अब ये जो है, ठीक है, पृथ्वी के सूर्य मध्य निम्नतम दूरी, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की निम्नतम दूरी, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच कहो या मध्य कहो, मध्य निम्नतम दूरी, ठीक है। ये कब होता है? ये होता है हम लोगों का 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को। एकदम इसको याद कर लेना है। 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होता है और सबसे कम दूरी जो होता है वो 3 जनवरी को होता है, ठीक है। और ये चीज को दोनों को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। और ये जो है ना, आप सौर के कारण होता है, आप सौर का द्रव्यमान, और ये होता है उपसौर, ठीक है। आप सौर और उपसौर, इस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के। दरमियान, ये दोनों का दरमियान हम लोग पढ़ेंगे। तो यही है आगे हम लोगों का कि आप सौरिक एवं उपसौरिक को मिलाने से जो है ना एक रेखा बनती है जिसका नाम है एप्साइंड रेखा, ठीक है। आप सौरिक एवं उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, जिसको हम लोग कहते हैं एप्साइंड रेखा। क्या कहते हैं? एप्साइंड रेखा। आप सौरिक एवं उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसको आप सौरिक और उपसौरिक को आप लोग कंप्लीट तरीके से याद रखेंगे। जो होता है एप्साइंड रेखा। क्या होता है? एप्साइंड रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो 1/81 गुना होता है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान, कहने का मतलब यदि पृथ्वी का द्रव्यमान है 81, तो उस अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होगा 1, ठीक है। 81 में से 1 भागा, तो ये 1/81 गुना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड वो होता है अंटार्कटिका, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड, पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ध्यान से इसको याद करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बनी है उसमें क्या क्या मौजूद है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बनी है ना, उसमें 3 चीजें मिलकर के बनी है। देखिए क्या क्या है? सियाल है, सीमा है और क्रोड है, ठीक है।
सियाल है, सीमा है एवं क्रोड है। क्रोड को नीफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो सियाल, सीमा एवं क्रोड यानी कि नीफे होता है। ठीक है, चलिए ये आंतरिक संरचना, अंदर की जो संरचना है वो। सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। ठीक है, सियाल किससे बना है? किससे बना है? तो ये बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। ठीक है, याद रखना है इसको। अब नेक्स्ट जो हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो सीमा बना है वो सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना है। सीमा जो बना है वो आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, SI और Mg से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का जो पृथ्वी की सुरक्षा वॉल्व है वो ज्वालामुखी है। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व या सुरक्षा कवच कह सकते हैं, ज्वालामुखी। ये आपका वोल्केनो ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पृथ्वी के बाह्य छिटी का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, बाहरी भित्ति का जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी के बाहरी भाग का जो बाहरी भित्ति है उसका ऊपर वाला भाग है, उसको हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फियर। एस्थेनोस्फियर पृथ्वी के जो ऊपर वाला सतह होता है ना, मतलब कि सबसे ऊपरी बाह्य भित्ति के ऊपरी भाग को, बाह्य भित्ति के ऊपरी भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी आप लोगों ने सुना एस्थोनोस्फियर। ठीक है, एस्थोनोस्फियर। ठीक है, ये होता है पृथ्वी के बाहरी भाग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बात कर लेते हैं। अगला जो हम लोगों का है, पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कब होता है? पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। ये उत्तरी गोलार्ध पर होता है। कब होता है? उत्तरी गोलार्ध पर। नेक्स्ट जो हम लोगों का प्रश्न होगा, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? वो होता है 22 दिसंबर को। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन वो होगा 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। ये कहाँ होगा? ये आपका जो है दक्षिणी, ये 22 दिसंबर को, ये भी उत्तरी गोलार्ध पर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? ठीक है, ये हम लोगों को। अब यहाँ पर एक और बात आएगी, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध पर, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। ये तो था आपका 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर। यहाँ पे पूछे आपको कि यहाँ पर आपको ये पूछेगा कि यदि दक्षिणी गोलार्ध पर कहें तो फिर ये 22 दिसंबर यहाँ आ जाएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होगा। ठीक है, और यदि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन यदि 22 दिसंबर को हो रहा है उत्तरी गोलार्ध पर, यहाँ पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध पर, तो 21 जून को यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर ये 21 जून को होता है। क्या क्या बताया यहाँ पे समझिएगा कि यदि आपको हम कहें कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध पर कब होता है, तो बोलेंगे 21 जून को। और यदि कहेंगे पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध पर, तो 22 दिसंबर को। उसी तरह से ऊपर में
अब यहाँ पर ये तो था बड़ा छोटा, अब दिन और रात हमें समान हो जाए, ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। कब कब? पृथ्वी पर दिन रात समान होता है। ये कब होता है? पृथ्वी पर दिन रात समान कब होता है? ये आपका 2 दिन होता है, एक होता है 23 सितंबर, एक होता है 21 मार्च को। 23 सितंबर और 21 मार्च को, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोगों को याद करना है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं? तो चंद्र पहले समझ लेते हैं। चंद्र ग्रहण लगना में चंद्रमा थोड़ा कम दिखाई पड़ना। तो चंद्रमा कब कम दिखाई पड़ेगा? जब आपको ये तो कंप्लीट पता है कि 3 चीजें एक सीध में आ जाए, 3 गोला, ठीक है, 3 प्लैनेट हम लोगों का एक ही सीध में आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों का क्या होता है कि ग्रहण लगता है। तो अब इसमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, पृथ्वी ग्रहण नहीं लगता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब यहाँ सूर्य हो और यहाँ चंद्रमा हो, ठीक है, और यहां पर हम लोग आ जाएं, तो क्या होता है? देखिए, यही चीज में थोड़ा सा भूल आदमी को हो जाता है। चंद्रमा जो हम लोगों को दिखता है, तो इसके बीच में हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इसकी जो रोशनी है ना, ये इस पर पड़कर इस पर रिफ्लेक्ट होगी, उस कंडीशन में हम लोगों को चंद्रमा पूरा नजर आएगी। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि जब सब सीध में हो जाता है, तो कुछ इसका भाग जो है कि यहाँ पर पूरा का पूरा नहीं ढकता, थोड़ा पार्ट आता है, पूरा का पूरा आ जाएगा तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आता है तो उसका, तो पूरा अंधेरा का मतलब क्या? रात्रि भी तो होती है, लेकिन रात्रि में भी आपको चंद्रमा पूरा नजर आता है, ठीक है। लेकिन उसी तरह से पूरा चंद्रमा का मतलब क्या? चंद्रमा का रोशनी भी होता है, उसमें आपको कभी कभी चंद्रमा तो पूरा दिखता है, लेकिन उसमें कभी आपको इतना दिखेगा, इतना हल्का हल्का ब्लर दिखेगा। लेकिन जब ग्रहण लगता है ना, तो वो ब्लर पार्ट भी नहीं दिखता है। समझ में आ रहा है बात को? वो ब्लर पार्ट भी नहीं दिखता है। तो जब ब्लर दिख रहा है तो चंद्रमा पूरा दिख रहा है। दिन में भी देखो तो चंद्रमा जितना है, मतलब जितना उसका रोशनी से जो क्या कहते हैं 15 दिन वाला होता है ना वो चक्र, इसको हम लोग इसको पूर्णिमा और अमावस्या कहते हैं, उस कंडीशन से, ठीक है। तो समझ में आ गया कि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, तो एक चंद्र ग्रहण हो गया। अब सूर्य ग्रहण होती है, तो सूर्य ग्रहण जब इस दोनों के बीच में ये घुस जाए, ठीक है, यानी कि सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहां चंद्रमा घुस जाए, यानी सूर्य और यहां पृथ्वी, इसके बीच में चंद्रमा घुस जाए। तो हम लोग यहाँ पे हैं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पर से हम लोग क्या करते हैं? देखना है किसको? सूर्य को। इसके बीच में गलती से ये आ चुका है, तो पूरा नहीं आया, क्योंकि पूरा आएगा भी ना तो ये पूरा ढक पाएगा कि नहीं ढक पाए। लेकिन एक बार नहीं, कई बार हुआ होगा सूर्य ग्रहण, तो हम लोगों ने देखा है कि पूरा का पूरा क्या हुआ था, मतलब कि ढक गया था। तो कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए समथिंग, पूर्ण रूपेण वो ढक गया था। फिर धीरे धीरे छटती शुरू हुई, तो रोशनी पृथ्वी पर आना शुरू हो गया। तो क्या होता है, कभी कभी ये इसके सीध में जब आ जाए, तो सूर्य ग्रहण क्या होगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, और चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किसके आधार पर? तो यूरेनियम के आधार पर, ठीक है। यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा, इसको हम लोग कहते हैं यूरेनियम काल निर्धारण विधि। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम
काल विधि द्वारा। ठीक है, यूरेनियम काल विधि द्वारा। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी में कि अश्व अक्षांश संबंधित है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम अश्व अक्षांश, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये अश्व अक्षांश जो है संबंधित है। और हम लोग पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखा जो क्रमशः 180 डिग्री और 360 डिग्री पर होता है, 180 डिग्री और 360 पर, तो क्या होता है, इसको अश्व रेखा और फिर हम लोग इसको कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश तथा देशांतर रेखा। ठीक है, क्लियर। अक्षांश हो गया आपका 180 पर और देशांतर हो गया 360 पर। ठीक है, फिर और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को जो है हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोर। तो क्या इस तरह से पृथ्वी पर जितने भी सारी चीजें हैं ये हम आपको क्लियर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।